सभी भाइयों को राम राम। भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यहाँ पर अपने इंडिया में कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे वो एसएससी कमीशन द्वारा हो, आईबीपीएस द्वारा हो या रेलवे द्वारा कोई अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जितने भी ऑल ओवर इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी जो कि क्लास 6 से क्लास 12 तक की जितनी भी जीके की बुक्स हैं, चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो और चाहे इकोनॉमिक्स हो, उन सभी में से 90% टू 95% वेटेज जीके की इन 6 से 12वीं क्लास की जितनी भी जीके की बुक्स हैं, इन सब में से आता है। और यहाँ तक कि यूपीएससी जो अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, आईएएस के, आईईएस के, आईआरएस के, आईएफएस के, उन सभी में भी एनसीईआरटी की बहुत ही ज़्यादा वेटेज देखी गई है। इसीलिए जो भी भाई इन 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ को एक बार रीड आउट कर लेता है, उसकी जीके पर अच्छी कमांड बन जाती है और उसके कंसेप्ट भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। हमें फिर बाद में अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए किसी भी टॉपिक को रटना नहीं पड़ता है। अगर हमारे कंसेप्ट अच्छे होते हैं तो अगर हम किसी आंसर को भूल भी जाते हैं तो हम अपने कंसेप्ट की हेल्प से भी उस क्वेश्चन को, जो हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिनको हम मतलब एक तरह से एलिमिनेट करके टॉप जो ऑप्शंस होते हैं उनको अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी का साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पादपों में पोषण। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो पोषण होता है वो होता क्या है। तो देखिए, चाहे वह पादप हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग क्रिएचर्स हैं, उन सभी को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, अपने शरीर को ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए पोषण की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस हमारे भोजन के कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो कि हमारे शरीर की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे एक जो हमारे भोजन का घटक है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी आती है, हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी हमें मिलती है, वो हमें सारी कार्बोहाइड्रेट की मदद से ही मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी में जितना भी हमारी बॉडी में कोई सेल्स डैमेज होती हैं एक्सरसाइज करने से, डे टू डे एक्टिविटीज़ करने से, उन सब का जो रिपेयर करती है वो हमारी प्रोटीन ही उसको रिपेयर करती है। फिर हम बात करते हैं फैट के बारे में, जिसको हिंदी में वसा कहते हैं। फैट जो होता है, फैट का काम क्या होता है कि फैट भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स की तरह एनर्जी को प्रोवाइड करती है, लेकिन जो हमारी बॉडी का इनिशियल जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे तो हमें जो हमारा फैट है वो एनर्जी जनरेट करेगा। और एक जो इम्पोर्टेंट बात वो होती है कि अगर सेम क्वांटिटी में हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को लेते हैं तो फैट हमें कार्ब से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। चौथा जो हमारा घटक है जिसे कि हम विटामिन कहते हैं। विटामिन जो होते हैं वो हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनको इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए विटामिन्स हमारी हेल्प करते हैं। जैसे डिफरेंट विटामिन्स का नाम है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जिनके बारे में हम हायर क्लासेस में इनको डीपली पढ़ेंगे। बस विटामिन्स भी हमारे बॉडी को ग्रोथ में हेल्प नहीं करती हैं, लेकिन हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके बेटर फंक्शनिंग के लिए हेल्प करती हैं। फिर उसके अलावा जो हमें भोजन से जो खनिज लवण मिलते हैं वो भी हमें डिफरेंटली हेल्प करते हैं। तो पोषक जो होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक होता है किसी भी भोजन का।
अब हम अगर बात करते हैं कि पादपों में पोषण कैसे होता है, अब हम पादपों में पोषण की बात करते हैं तो जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पादप जो होते हैं वो अपना पोषण कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो फोटोसिंथेसिस जिसको हम कहते हैं उस अभिक्रिया को करके, जो कि उनके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को एनवायरनमेंट से इनटेक करती है, और क्लोरोफिल जो कि लीव्स में, प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है, उनकी हेल्प से वो अपना कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन को वो एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग वो अपनी बॉडी की बेटर फंक्शनिंग के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पोषण होते हैं, जो पोषी पदार्थ होते हैं, वो भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं स्वपोषण, एक स्वपोषण होते हैं। पोषण कौन से होते हैं? वे पादप या वे पौधे या वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होते, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। पादप पोषण की वह विधि जिसमें भोजन अपना जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी विषमपोषी। विषमपोषी, अब विषमपोषी की अगर हम बात करते हैं तो विषमपोषी जंतु, विषमपोषी वह पादप या जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर अन्य जो जीव या पादप होते हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पौधों में पोषण का हमने डिस्कस कर लिया कि भाई पौधे एक स्वपोषण विधि होती है जिसमें कि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। एक विषम पोषण विधि होती है जिसमें कि वो दूसरे जो जीव पादप होते हैं उन पे निर्भर करते हैं। अब हम कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, पादपों में जो खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है वो कैसे उसको परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम इस चीज़ को नोट करते हैं कि जो पादप होते हैं वो पादप, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ पादप कैसे अगर अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, इसके लिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। तो पादप इस प्रक्रिया के जरिए अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। ये प्रक्रिया क्या है कि पादप कार्बन डाइऑक्साइड और जल को एनवायरनमेंट में से इनटेक करते हैं, और पादपों की जो पत्तियां होती हैं उनमें एक हरित लवक पाया जाता है जिसे कि हम क्लोरोफिल कहते हैं। उस क्लोरोफिल की मदद से, सूर्य के प्रकाश की हेल्प से ये अपना भोजन को संश्लेषित करते हैं, और भोजन संश्लेषित करने पर ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जिसमें से कि कार्बोहाइड्रेट को ये एनवायरनमेंट में ना छोड़ के अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए रखते हैं, जैसे कि प्लांट्स की ग्रोथ करने के लिए, या अपने कोई भी अगर डैमेज होता है उसको रिकवर करने के लिए, अपने बॉडी को एनर्जी प्रदान करने के लिए। और जो ऑक्सीजन होती है, इस ऑक्सीजन को ये एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, जो कि और जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके द्वारा इनटेक कर ली जाती है, जैसे ह्यूमन ऑक्सीजन को इनटेक करता है। तो ये वो ऑक्सीजन होती है जो कि एनवायरनमेंट में पादपों द्वारा छोड़ी जाती है। अब हम कहते हैं कि भाई चलो इन्होंने प्रकाश संश्लेषण कर लिया, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है? तो देखो, प्रकाश संश्लेषण जो पौधे करते हैं वो करते हैं पत्तियों की हेल्प से, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के अंदर रंध्र होते हैं, रंध्र होते हैं जिन्हें कि हम छोटे छोटे होल्स कहते हैं। उन होल्स में क्या करते हैं कि रंध्रों में वायु में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको प्रवेश करते हैं, और ये रंध्र जो होते हैं उनके द्वारा ले ली जाती है, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके अपना भोजन को संश्लेषित करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक कोशिका का, जैसे सभी जानते हैं कि जितने भी सजीव हैं उन सभी सजीवों का जो शरीर है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से बनता है, इकाइयों से बनता है, जैसे हम कोशिका कहते हैं। और कोशिका इतनी छोटी होती है कि आप इनको दूरबीन की हेल्प से देख सकते हैं, आप इनको नेक आई से नहीं देख सकते। अब यहाँ पर एक कोशिका का चित्र दिया गया है, उस कोशिका के चित्र को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक केंद्रक दिया गया है, ये केंद्रक है। जो केंद्रक दिया गया है ये केंद्रक होता है
हर कोशिका का एक अपना केंद्रक होता है। इस केंद्रक को उसमें दिखाया गया है, तो सुस्पष्ट संरचना जो दे रखी है कोशिका की, उसमें इस केंद्रक को स्पेसिफाई किया गया है। अब जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के चारों तरफ, केंद्रक के चारों तरफ एक केंद्रक के चारों तरफ एक चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा पदार्थ जो एक जेली नुमा चिपचिपा पदार्थ होता है, इसको कि हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो कि यहाँ दिखाया गया है। यहाँ दिखाया गया है, ये केंद्रक के चारों तरफ आपको मिलेगा। जो भी केंद्रक है, जैसे ये केंद्रक है, ये केंद्रक आपको दे रखा है, इस केंद्रक के चारों तरफ आपको कोशिका द्रव्य मिलेगा। और कोशिका द्रव्य से, जो कोशिका द्रव्य होता है, जो कोशिका होती है, कोशिका के चारों बगल एक झिल्ली नुमा आकृति होती है। झिल्ली नुमा आकृति होती है, जो एक अनियन का जो आपका ऊपर का पार्ट अगर आपने देखा हो, जो बहुत ही पतला बारीक प्रकार का जो पार्ट होता है, ऐसी ही एक झिल्ली कोशिका के चारों ओर होती है, जिसको कि हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये हो गया कोशिका की संरचना कैसी होती है। अब इस चीज को हम सभी जानते हैं कि जो सभी जीवों के लिए सूर्य का जो प्रकाश होता है, वो एक ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्यों? इस चीज़ को हम कैसे कह सकते हैं? इस चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पौधे हैं वो भी अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं। अगर मनुष्य सूर्य के प्रकाश को ग्रहण नहीं करता है, तो वो विटामिन डी जो कि मनुष्य बाहर से लेता है, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उससे भी मनुष्य को बहुत ही जो मतलब वीकनेस ऑफ बोन्स होती है, उस टाइप की डिजीज हो जाएंगी। वो हर चीज़ के लिए ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी सूर्य की जो एनर्जी होती है उसको बहुत ही अपर लेवल पे यूज़ किया जाता है डेली लाइफ में। जैसे कि आप देख सकते हैं सौर ऊर्जा हो गई, उस तरह से मतलब आप अपने सोलर पैनल्स हो गए, तो जितने भी सभी जो जीव हैं उनके लिए सौर ऊर्जा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके बिना आप किसी भी उसका कल्पना नहीं कर सकते आप जीवन की। सौर ऊर्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि देखो, एक यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, एक पत्ती का चित्र आपको दे रखा है। अगर आप देखते हैं तो पत्ती के चित्र में ये होल्स दे रखे हैं। जो होल्स होते हैं, ये देखो, ये इसमें भी दो हैं, एक तो रंध्री द्वार और एक द्वार कोशिकाएं। ये जो दोनों होती हैं, इनके द्वारा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, और जो जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल होता है, उसको इन दोनों के द्वारा ही एनवायरनमेंट में से लिया जाता है। एनवायरनमेंट में से इन दोनों को लिया जाता है और उसकी हेल्प से ही ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मरुस्थल में जो होता है, मरुस्थल में क्या होता है कि पत्तियों के अतिरिक्त भी पादपों के दूसरे हरे भागों, जैसे कि हरे तनों एवं हरी शाखाओं से प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पौधों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण को करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है कि मरुस्थल एरिया में ही पाए जाते हैं। जैसे कि हम आपको बात करते हैं नागफनी। नागफनी एक पौधा है, उसका क्या होता है कि उसकी जो पत्तियां होती हैं ना, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि अगर पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो पत्तियों के अंदर जो जल है वो बहुत तेजी से इवेपोरेट होकर के एनवायरनमेंट में चला जाएगा और पौधा सूख जाएगा। इसीलिए नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसकी प्रक्रिया हरे तने, जो उसके तने होते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और पत्तियों के ऊपर एक सूल, एक कांटे नुमा आकृति आ जाती है, जिससे कि बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत ही कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं आपको कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त अन्य जो खाद्य संश्लेषण होते हैं उनको पौधे कैसे लेते हैं। खाद्य संश्लेषण जो और होते हैं उनको पौधे कैसे लेते हैं, तो देखिए, पादपों में कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। तो देखिए, जो पौधा होता है उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता भी होती है।
अगर नाइट्रोजन की आवश्यकता भी होती है। फिर उसके अलावा कि अगर तो पौधा नाइट्रोजन को कैसे लेगा भाई, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को कभी भी गैसीय रूप में, कभी भी पादप इसको गैसीय रूप में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। ये बिलीय फॉर्म होती है नाइट्रोजन की, इसको ही पौधे हमेशा इनटेक करते हैं। तो इसीलिए कभी भी, हालांकि हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन पौधे उस गैसीय फॉर्म में उसको इनटेक नहीं करते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि इनकी हेल्प करते हैं इसको बनाने में, इसको बिलीय फॉर्म में बनाने में इनकी हेल्प करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भाई चलो इस बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं पौधों में पोषण की अन्य विधियां। हमने आपको ऊपर भी बताया था कि विषमपोषी प्रणाली होती है एक। तो विषमपोषी प्रणाली क्या होती है? विषमपोषी प्रणाली में जो पौधे होते हैं वो दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक होती है परपोषी प्रणाली। परपोषी प्रणाली होती है जिसमें कि पौधे, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जिस भी प्लांट के चारों ओर वो आरोहित होते हैं, उस प्लांट से ही वो अपने जो पोषक तत्व होते हैं उनको इनटेक करते हैं। जैसे अमरवेल की बात करते हैं। अमरवेल एक परपोषी पौधा है जिसका हमारे नीचे आपको फोटो दिखाते हैं। अमरवेल क्या करता है कि जिस प्लांट के ऊपर ये आरोहित होता है उससे ही ये उसके जो पोषक तत्व होते हैं उनको इनटेक कर लेता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मृतजीवी। तो कुछ कैसे होते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मृत या सड़े गले जो आपके जीव होते हैं उनसे अपना पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। जैसे मशरूम देखा होगा। मशरूम जो होता है मशरूम हो गया, कवक हो गया। कवक जो होता है, कवक भी एक ऐसा ही मृतजीवी है जो कि सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। अब हम घटपर्णी, जिसको कि हम इंग्लिश में पिच्चर पादप कहते हैं, ये होता है कीटभक्षी नाम का पौधा। कीटभक्षी नाम, उसको हम कीटभक्षी भी कहते हैं। ये क्या करता है कि इसकी जो आकृति आपको एक थैलेनुमा आकृति दिख रही है, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। इसका ढक्कन ये जनरली खुला रहता है, लेकिन जब भी कोई जीव इसके ऊपर आके बैठता है तो उसको अंदर जाने के बाद ये अपना इस ढक्कन को बंद कर लेता है जिससे कि वो जीवाणु इसके अंदर फंस जाता है, इसका भोजन बन जाता है। इसीलिए इसको भी एक हम मृतजीवी पौधा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई लाइकेन के बाद सहजीवी संबंध होता है। एक होता है सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध में क्या होता है कि मान के चलिए दो जीव हैं, तो उनमें से एक जीव के पास जो चीज़ नहीं है वो उसको दूसरे जीव से लेगा, और दूसरे जीव के पास जो चीज़ नहीं है वो उसको पहले जीव से लेगा। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, लाइकेन। लाइकेन जो होता है ये कवक और शैवाल के बीच का होता है। इसकी जो उपस्थिति होती है ये कवक और शैवाल के बीच में उपस्थिति होती है। अब क्या होता है कि कवक और शैवाल जो होते हैं उनमें डिफरेंस ये है कि जो कवक है, कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है और शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है। तो कवक और शैवाल एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं कि जो कवक होता है वो शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल और पोषक तत्व प्रदान कराता है, और इसके विपरीत शैवाल जो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित जो खाद होता है उसको कवक को प्रदान कराता है। ठीक है जी।
ये टॉपिक हो गया। अब हम बात करते हैं कि मृदा में जो पोषक तत्वों की आपूर्ति की प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि भाई अगर एक कोई मृदा है उसको अगर आप बार बार यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं एक टाइम पर आने के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। अब क्या होता है कि जनरली आपने देखा होगा कि हम उर्वरक और खाद का प्रयोग करते हैं, उर्वरक और खाद देते हैं बहुत बार, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन की दिक्कत क्या होती है कि पौधा कभी भी नाइट्रोजन को, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था कि पौधा कभी भी नाइट्रोजन को एज अ गैसीय फॉर्म यूज़ नहीं करता है, वो उसको सोलेबल जो होते हैं उस रूप में उसको यूज़ करता है। तो अब इस सोलेबल यूज़ बनाने के लिए एक राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है। राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, वो क्या करता है कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में परिवर्तित कर देता है। अब लेकिन जो ये आपका राइजोबियम है इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये राइजोबियम होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसीलिए ये चना, मटर, मूंग, सेब और अन्य जो फलीदार पादप होते हैं उनकी जड़ों में रहते हैं, वहाँ से ये अपना भोजन इनटेक करते हैं और उसके बाद उन पौधों की हेल्प से ये मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि जिस किसान की फील्ड में, खेत में उसकी मृदा जो होती है उसमें अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो वो एक टाइम स्पेल के लिए बीच में चना, मटर, मूंग या अन्य जो फलीदार फसल होती है ना उनको उगाता है किसी टाइम के लिए। वो उसका कारण ये होता है कि मतलब वो अपने मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन की आपूर्ति है उसको करता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो हमने इस टॉपिक से सीखे। आपने क्या सीखा? सभी जीवों को खाद की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए और आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल मनुष्य का लेते हैं तो मनुष्य को भी एक खाद की आवश्यकता होती है। हम भी तो डेली खाना खाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि खाने से हमें ग्लूकोज मिलती है और ग्लूकोज से हमारी बॉडी को ताकत मिलती है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद स्वयं संश्लेषित करते हैं। जो हरे पौधे होते हैं उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जो कि एक हरित लवक है। उसकी हेल्प से जो पौधे होते हैं वो अपना जो खाद होता है उसको खुद संश्लेषित करते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं होते। हालांकि कुछ जो पादप होते हैं वो विषमपोषी भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो पादप, जो हरे पादप होते हैं जो अपना संश्लेषण खुद करते हैं। अब तीसरा पॉइंट, हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का प्रयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कुछ खनिज लवण होते हैं, उनकी हेल्प से सूर्य के प्रकाश में ये अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं और उसका जो आउटकम होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस में ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट को तो पादप अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए रख लेते हैं और ऑक्सीजन जो होती है उसको वो एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं जिससे कि वो अदर लिविंग क्रिएचर्स के हेल्प करती है। चौथा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य होता है। यह 100% सही है क्योंकि जिस भी पौधे में हरित लवक क्लोरोफिल पाया जाता है वही पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। अब पांचवा पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के दो उत्पाद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट को पौधा अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए रख लेता है और ऑक्सीजन को वो एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचय किया जाता है। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि पत्तियों के अंदर जो रंध्र होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और जल को पत्तियों के अंदर लेके जाते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को पत्ती के अंदर संचित करता है और वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। मैंने आपको ऊपर इस चीज़ का बताया था कि दो उत्पाद होते हैं फोटोसिंथेसिस के, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो होती है उसको पौधा अपने लिए रखता है, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में छोड़ देता है, जो कि अदर जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मैंने बताया था कवक जो होते हैं, जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, जैसे अचार है वो अगर सड़ जाता है, कोई भी अगर रोटी है वो सड़ जाती है, तो उसके ऊपर जो लेबक जो एक परत आ जाती है उसे हम कवक या फंजाई कहते हैं। जो कवक वो होते हैं वो अपना सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनसे अपना खाना बनाते हैं, इसीलिए इनको मृत जीवी कहते हैं। मैंने ऊपर आपको अमरबेल की एक पिक्चर दिखाई थी, जिसमें अमरबेल जो होता है यह एक परपोषी पादप है। जिस भी पादप या वृक्ष के चारों ओर ये आरोहित होता है उससे ही अपना पोषण प्राप्त करता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ पादप जो होते हैं एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, जिसको कि हम विषमपोषी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, कुछ जीव भी होते हैं ऐसे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरों पर इस चीज़ के लिए डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं विषमपोषी। अपना जो खाद है उसको खुद ना बनाने वालों को हम विषमपोषी कहते हैं। अब अभ्यास में मैं आपको एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कराऊंगा, क्योंकि और अगर मैं कराता हूं तो इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब 6th क्वेश्चन का हम करते हैं, क्योंकि हरे पौधे अपना खाद स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं, जो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। सेकंड अगर हम देखते हैं, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद का जो भंडारण होता है उसको हम कार्बोहाइड्रेट, मंड या स्टार्च, ये तीनों एक ही चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट, मंड या स्टार्च इनके रूप में भंडारित करते हैं। अब हम गा की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। मैंने आपको बताया था हरी पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो कि सौर ऊर्जा, सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको संग्रहित करके रखता है, और उसकी प्रेजेंस में ही ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं। घा पॉइंट अगर हम बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और O2 ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का ये पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें पादप क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, और कुछ जो खनिज लवण होते हैं उनको ये एनवायरनमेंट से रंध्र जो होते हैं उनकी मदद से पत्तियों में लेकर जाते हैं, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट को ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद उत्सर्जित करते हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स को ये अपने पास रख लेते हैं और ऑक्सीजन को ये एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए। पहला अगर हम बात करते हैं, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी जो पादप है उसको हम अमरबेल कहते हैं। परजीवी बताया था मैंने आपको, पैरासाइट इसको हम कहते हैं। परजीवी मतलब होता है जो दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट होता है। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है उसे हम कहते हैं घटपर्णी, जिसको कि हम पिक्चर पादप कहते हैं। जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी, एक थैलेनुमा आकृति होती है, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है। तो घटपर्णी जो है, जिसको कि हम पिक्चर पादप भी कहते हैं, ये एक स्वपोषण और विषम पोषण दोनों है। मतलब ये अपना भोजन खुद भी बना लेता है और ये दूसरों की हेल्प से भी अपने भोजन को बनाता है। तो इन्हें हम स्वपोषण और विषम पोषण क्रम से कहते हैं। तीसरे टॉपिक की अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है उसे हम रंध्र कहते हैं। जो मैंने बताया था, रंध्र के ही द्वारा CO2 को पत्तियां अपने अंदर लेती हैं और O2 को एनवायरनमेंट में रंध्र की हेल्प से ही छोड़ा जाता है। अब हम 8th क्वेश्चन की बात करते हैं, सही और गलत उत्तर पर
चिन्हित कीजिए। अमरबेल उदाहरण है किसका? तो मैंने आपसे कहा था अमरबेल जो होता है ये एक परजीवी है जिसको हम पैरासाइट कहते हैं। मतलब ये जिस भी बेल के, जिस भी पादप के ऊपर आरोहित होता है उससे ही अपना भोजन या पोषक तत्व प्रदान प्राप्त करता है, उसे ही हम परजीवी कहते हैं। कीटों को, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम बताइए। तो घटपर्डी जो पिक्चर पादप मैंने आपको ऊपर दिखाया था, थैलेनुमा आकृति, उसमें ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, यही एक कीटों को पकड़कर जो आपका आहार बनाने वाला पादप है, यही घटपर्डी वो पादप कहलाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर बात करते हैं तो देखिए इसको हमें क्या है, मैच करना है। तो मैच कैसे करेंगे? क्लोरोफिल जो होता है वो आपका पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन जो होती है वो जीवाणुओं की हेल्प से बनाई जाती है, जो कि मैंने आपको बताया था एक राइजोबियम नाम का एक जीवाणु मैंने आपको बताया था, उसकी हेल्प से नाइट्रोजन बनाई जाती है। फिर हम बात करते हैं अमरबेल। तो अमरबेल एक परजीवी है, अमरबेल एक परजीवी है क्योंकि यह दूसरे जीवों, जिस जीव पर ये आरोहित होती है, जिस पादप पर ये आरोहित होती है उससे ही अपना पोषण प्राप्त करती है। फिर हम बात करते हैं जंतु। तो जंतु क्या होते हैं? कुछ जंतु परपोषित होते हैं। कीटभक्षी का मैंने आपको उदाहरण बताया था, घटपर्णी, इसको हम पिच्चर पादप कहते हैं। तो पिच्चर पादप से हम घटपर्णी कहते हैं, यह एक कीटभक्षी का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, यह पूरी तरह फॉल्स है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में O2 जिसको कि हम ऑक्सीजन कहते हैं वह मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधे लेते हैं। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं, गलत है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें हम स्वपोषित कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है ये, लेकिन ये जो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होती है, ना कि प्रोटीन। घा की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा जो होती है, सौर ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा, उसका ही रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो यह रंध्र के द्वारा ली जाती है। मैंने ये आपको पहले बताया था कि एक पत्ती होती है, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। उन रंध्रों की मदद से ही एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लिया जाता है, और सूर्य के प्रकाश की मदद से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट को पौधा अपने पास रखता है और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, जो कि हमारे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी इसमें कुछ नीचे क्रियाकलाप दिए गए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त पौधे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं। तो वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं पौधे, वो पत्तियों के द्वारा करते हैं, क्योंकि पत्तियों में एक रंध्र होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। रंध्र जो होते हैं, इन रंध्र की मदद से ही पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं और उसकी मदद से फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट को पौधे अपने पास रख लेते हैं और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में उत्सर्जित करते हैं। तो भाई यह था क्लास 7 का साइंस का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। ऐसे ही हम क्लास 6 to लेकर 12 तक हर सब्जेक्ट की
एनसीईआरटी की बुक्स में से हर टॉपिक को पढ़ाएंगे और इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर बना दी जाएगी। जिस भी भाई को ये लेक्चर अच्छा लगा हो वो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू भाई। राम राम भाई। जय हिंद, जय भारत।